हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं JTO LICE 2013 का झारखंड सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये जो झारखंड सर्कल का क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, या तो आपकी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या तो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। सो इसमें बहुत ही अच्छे MCQ है जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पीटे हुए MCQ जिसे कहा जाता है। वैसे MCQ जो है इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। 100 MCQ है इस क्वेश्चन पेपर में, जिसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो सोल्यूशन को शेयर करना। और आपको मेरे वीडियो सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया सोल्यूशन लाऊं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांस रिसीवर फंक्शन, ऐसा पूछा हुआ है इसमें। हाँ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द हेडर होता है। हाँ, वो ट्रांस रिसीवर फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन रिसेप्शन ट्रांसमिशन फंक्शन है, चेकिंग ऑफ लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन फंक्शन है, कोलाजन डिटेक्शन जो है ये भी ट्रांसमिशन फंक्शन है। एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ हेडर जो है ये कोई ट्रांस रिसीवर फंक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच बैंडविड्थ इज देयर इन 0.1 माइक्रोन ऑफ द स्पेक्ट्रम एट द वेवलेंथ ऑफ आई माइक्रोन। देखो आई माइक्रोन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो है वो आप सीधा आपको समझना चाहे तो एक्चुअली आई नहीं 1 माइक्रोन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ऐसा मिस्टेक यहाँ पे मतलब काफ़ी बार प्रिंटिंग में हो जाता है, तो एक्चुअल में ये 1 माइक्रोन है, आई माइक्रोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इन द फॉर्मूला अगर आप बात करो तो फॉर्मूला है आपका डेल एफ इज इक्वल टू डेल सी डिवाइड बाय आप लिख सकते हो 2। हाँ, मतलब डेल एफ इज इक्वल टू आपका सी इंटू डेल एल बाय भी लिख सकते हो, आपको पता है। सिंपली सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका लैम्बडा इज इक्वल टू सी एफ होता है, आपको पता है। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू सी एफ जो आपका है, हाँ वहाँ से ये इक्वेशन आया है। मुझे डेल एफ इक्वल टू लिखना है तो मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं सी इंटू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा। तो इससे जो है हम इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, सी इंटू डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा। ठीक है, सो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ से जो इक्वेशन सॉल्व करोगे वहाँ के डेल एफ जो क्या है आपका बैंडविड्थ रेंज है, सी इज़ द लाइट ऑफ स्पीड है, और आपका डेल लैम्बडा जो है वो क्या है आपका वेवलेंथ रेंज है, जहाँ पे लैम्बडा जो है सर्टेन वेवलेंथ होगा आपका। सो फॉर द फ्रीक्वेंसी इन द हर्ट्ज, स्पीड ऑफ द लाइट इन द आप मीटर पर सेकेंड, और हमें वेवलेंथ चाहिए इन द मीटर। ठीक है, सो बैंडविड्थ आपको मतलब बताया था विच इज़ देयर इज अ 0.1 माइक्रोन द स्पेक्ट्रम एट द वेवलेंथ ऑफ 1 माइक्रोन। हाँ, यहाँ पे आप जो है सारी वैल्यूज़ जो है आप रख दोगे। सो एट द 1 माइक्रोन आपको जो मिलेगा वो 30,000 हर्ट्ज जो है वो मिलेगा। सी आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। सो सारे बाकी की वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको 300 मतलब आपको मिलेगा, या तो आपको 30,000 गीगाहर्ट्ज कह सकते हो इसको, या तो आप क्या कह सकते हो 13 टेराहर्ट्ज आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, सो ये जो है आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, if a carrier of 100% modulated AM wave is suppressed, the percentage power saving will be। ये पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया है। पर 100% मॉड्यूलेशन मतलब क्या होगा आपका, न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो न्यू इक्वल टू 1 होगा तो आपको पता है PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस न्यू स्क्वायर बाई 2 आप करोगे तो PT इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, PC इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, मतलब 1 प्लस 1 बाई 2 करोगे तो आपको 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सो 1 प्लस 5 मतलब क्या मिलेगा आपको 1.5 मिलेगा, मतलब आपका जो टोटल पावर होगा, देखो यहाँ पे क्या है परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पूछा है, तो आपका जो कैरियर पावर होगा वो कैरियर पावर होगा आपका 2/3 PC। हाँ, मतलब आप 2/3 PT ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 3/2 यहाँ पे आएगा तो इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सो आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 66.67% जो है पावर जो है वो सेव हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे कितना मतलब पावर बढ़ रहा है ऐसा नहीं पूछा है। काफ़ी लोग 150 मार्कर क्या जाता है या 50 मार्कर क्या जाता है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्योंकि एक ही टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार पूछते रहता है। हाँ, कितना परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो बढ़ा। ठीक है, आपको ऐसा पूछा तो 50% पावर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2/3 होगा। कितना परसेंट पावर सेव हो रहा है, हाँ ऐसा पूछा है, तो देखो यहाँ पे 66.6 आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, बाद में आंसर करना है। फ्रीक्वेंसी रेंज एट विच एल
एंड कोएक्सियल केबल आर यूज। हाँ, ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पे आपका लैंड कोएक्सियल केबल जो है वो यूज़ होता है, ऐसा पूछा हुआ है। सो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज पे लैंड कोएक्सियल केबल यूज़ होता है? 106 टू 108 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, यहाँ पे लैंड कोएक्सियल केबल जो है उसका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर जो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क लेयर? कौन सा नेटवर्क लेयर का एग्जाम्पल नहीं है ऐसा? आपको देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP और ARPA ये आपका नेटवर्क लेयर में आएगा। देन X2.5 पैकेट लैंड प्रोटोकॉल PLP 150 ये भी नेटवर्क में आएगा। सोर्स रेटिंग एंड द डोमेन्स नेमिंग यूजनेट ये भी नेटवर्क लेयर में आएगा। X2.5 लेवल 2 ISO ये नेटवर्क लेयर में नहीं आता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, TCP/IP इज ऑल्सो वेल नोन एज, मैं आपको पेपर का मैं लेवल बता दूँ, पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर है। हाँ, जहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मतलब रिपीटेडली जो एग्जाम में नहीं पूछते ऐसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। हाँ, नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, TCP/IP इज ऑल्सो वेल नोन एज, TCP/IP को आपकी काफ़ी बार DoD मॉडल भी कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में मतलब पूछा हुआ है। आपका 4 लेयर मतलब TCP/IP की बात करो तो उसको DoD मॉडल भी कहा जाता है। हाँ यार, एप्लीकेशन प्रोसेस, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस जो है आपके 4 लेयर है। होस्ट टू होस्ट लेयर जो होता है वो इक्विवेलेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। OSI मॉडल जो आपका होता है उसका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है उसके इक्विवेलेंट आपका मतलब होस्ट टू होस्ट लेयर होता है। और यहाँ पे DoD मॉडल की बात करो तो DoD का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्चुअली पहले जो है ये TCP/IP मॉडल जो है वो डिफेंस में यूज़ होता था, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो मॉडल है वो TCP/IP मॉडल ऐसा कहा जाता था, इसलिए DoD मॉडल भी इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डिटेक्टिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रियर? हाँ, आप फ्रंट से एंड कर पाओगे और मतलब आपको देखो सिंपली आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि आपके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, एरे होता है, क्यू होता है, DQ होता है, स्टैक होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा को आप डिलीट कर पाओगे फ्रॉम द फ्रंट? आपका फ्रंट एंड है तो यहाँ से आपका डेटा डिलीट होगा, और ये आपका रियर एंड है तो यहाँ से आपका डेटा क्या होगा? एंटर होगा। तो ये क्या होगा? आपका क्यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल? हायरार्किकल रिलेशन आपको दिखाना है तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। सिंपली हाँ, आपके मतलब फैमिली की बात करो तो आपके ग्रैंड पेरेंट, उसके मतलब पिताजी, और उसका मतलब ग्रैंड पेरेंट के फिर आपका पेरेंट, फिर आप, आपके बच्चे, मतलब आपको एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप किसका यूज़ करते हो? ट्री का यूज़ करते हो। बहुत ही सिंपल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री इज DEFBCA। फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। देखो यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल पूछा हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पे आंसर सी आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता दूँ। ये सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। हाँ, आप सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आपको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। आप पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल जो दिया हुआ है उससे आप बाइनरी ट्रीज का ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल फिर कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल से बाइनरी ट्री वगैरह कंस्ट्रक्ट करना और उसको फाइंड करना। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो आपको दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। हाँ, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? DEFCA ये दिया हुआ है। अब देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल जो होता है आपका, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट, राइट एंड रूट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है आपका क्या होगा? ये रूट होगा। ठीक है, जो उसके बाद मतलब ये है आपका राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो इसको मतलब मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि ये लेफ्ट एलिमेंट है, ये राइट एलिमेंट है और रूट है, तो मेरा ट्री कैसा होगा? ये रूट होगा। ठीक है, फिर उसके लेफ्ट में क्या होगा? उसके लेफ्ट में फिर देखो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो रूट क्या आएगा? सबसे पहला आपको मतलब पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल बोला है तो ये से जाना है। हाँ, आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। सो आपको लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सबसे पहले यहाँ कौन सा आएगा? B आएगा, तो B जो है इसका रूट होगा। और इस साइड मतलब जाओगे राइट साइड में तो राइट साइड में रूट कौन सा होगा? C होगा। ठीक है, फिर C के नीचे F है, सिंपली राइट साइड में 2 ही है, लेफ्ट साइड में और 2 है, वो आपके बच गए हैं D एंड E। ठीक है, तो D एंड E को आप ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब D आएगा लेफ्ट साइड में और
और ई आएगा उसके राइट साइड में। सो ये आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का बाइनरी ट्री। अब मुझे पूछा क्या है, अब मुझे पूछा है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। देखो तो आपको सिंपली क्या है, बाइनरी ट्री को ट्रावर्स करना है। आपको ट्रावर्स करते टाइम एक चीज़ का याद रखना है, मतलब बहुत ही सिंपल है हाँ, कि ऊपर से नीचे आप ट्रावर्स करोगे तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। हाँ, बहुत ही सिंपली आप जो है वो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इसका लिख पाओगे। ऊपर से नीचे ट्रावर्स करोगे तो जो पहली बार जो एलिमेंट आएंगे वो प्री ऑर्डर होंगे, दूसरी बार जो एलिमेंट आएंगे वो आपका इन ऑर्डर होगा, और तीसरी बार जो आएगा वो पोस्ट ऑर्डर होगा। आपको वेरीफाई करना है कि मैंने ट्री सही ड्रॉ किया कि नहीं किया, तब भी कर सकते हो। हाँ, इसको आपको करना क्या, जिसके भी चाइल्ड नहीं है उसके डमी चाइल्ड्स ले लेने हैं। ठीक है, देखो मैं ऊपर से नीचे ट्रावर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद डी आएगा। पहली बार जो पहली बार आ रहा है वो उसको मैं लिखता जा रहा हूँ। ए पहली बार आया, बी पहली बार आया, एंड देन डी पहली बार आया। ठीक है, अब जो दूसरी बार आएगा वो कौन सा ट्रावर्सल बनेगा, इन ऑर्डर ट्रावर्सल बनेगा। तो इसका इन ऑर्डर भी आपको पूछ लिया है। हाँ, ये एग्जाम में इन ऑर्डर भी पूछ लिया है, तो उसका भी आपको इसका इन ऑर्डर बनाना है। तो ऐसा ही बनेगा, मैं इन ऑर्डर भी बना रहा हूँ। ये क्या बना रहा हूँ, मैं प्री ऑर्डर बना रहा हूँ। इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ नीचे में बना रहा हूँ क्या है, उसका इन ऑर्डर है। इसको भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे बनेगा। देखो ये दूसरी बार आया तो इन ऑर्डर बनेगा, फिर ये तीसरी बार आया, हाँ, सो ये पोस्ट ऑर्डर बनेगा। देखो पोस्ट ऑर्डर भी हमें पता है क्या था, लेकिन पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो तीसरी बार सबसे पहले कौन सा आया, हम इसी पे लिखते नहीं है, पहली बार डी आया। ठीक है, फिर बी पे हम दूसरी बार आए, दूसरी बार आए मतलब कहाँ लिखना है हमें, दूसरी बार आए मतलब इन ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, फिर हम ई पे पहली बार आए तो ई यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर देखो हम ई पे दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार आए तो मतलब कहाँ पे लिखना है, इन ऑर्डर में लिखना है। और तीसरी बार आएंगे तो तीसरी बार आएंगे तो मतलब कहाँ पे लिखना है आपका, ई पे तीसरी बार आए तो देखो यहाँ पे ई तीसरी बार आया। हाँ ठीक है, पहले डी आया फिर ई आया, फिर तीसरी बार बी पे आए तो तीसरी बार बी मतलब पोस्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिर दूसरी बार ए पे आए तो दूसरी बार ए पे आए तो ए यहाँ पे लिख लो। फिर सी पे पहली बार आप पहुँचे तो सी यहाँ पे लिख लो। फिर सी पे दूसरी बार आए, दूसरी बार सी पे आए मतलब इन ऑर्डर में यहाँ पे लिख लो। दैन एफ पे पहली बार आए तो प्री ऑर्डर मतलब एफ यहाँ पे लिख लो। फिर दूसरी बार एफ पे आए तो एफ यहाँ पे लिख लो। फिर तीसरी बार एफ पे आए तो देखो यहाँ पे एफ है। हाँ, उसके बाद तीसरी बार सी पे आओगे सो सी है, और उसके बाद तीसरी बार ए पे आओगे तो ये। तो आपका बन गया है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। आपको वेरीफाई करना है तो कर लो। देखो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आपका क्या है, ए बी डी ई सी एफ, ए बी डी ई सी एफ। देखिए ये सही आंसर है आपका। अगर आपको इन ऑर्डर पूछ लिया होता इसी में तो आंसर आपका क्या आता, डी बी ई ए सी एफ जो है आपका सही आंसर आता। हाँ, इसी में आपको अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल पूछ लिया होता इसी ग्राफ में तो उसका सही आंसर क्या आता, डी बी ई ए सी एफ जो है वो इसका सही आंसर आता। ये भी आपका एक एग्जामिनेशन है 2013 का ही, शायद राजस्थान 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका इन ऑर्डर पूछ लिया है, पोस्ट ऑर्डर दिया था। ठीक है, जनरली जब भी आपको ट्रावर्सल पूछेंगे ऐसा, जनरली कोई भी मतलब बहुत लंबा है, छोटा सा दिया हुआ है, लंबा ट्रावर्सल पूछते हैं तो जनरली कोई भी दो ऑर्डर जो है दे देते हैं। हाँ, तो दो ऑर्डर देते हैं, तीसरा ऑर्डर आप इजीली फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि लेफ्ट राइट और लेफ्ट रूट और लेफ्ट जो मतलब राइट होता है वो आपका कौन सा होता है, इन ऑर्डर होता है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में आपका लेफ्ट राइट और रूट होता है। ठीक है, और आपका इन ऑर्डर जो प्री ऑर्डर जो होगा उसमें रूट जो है वो सबसे पहले आता है। हाँ, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट। मतलब आपको सिंपली ये भी पता है लेफ्ट राइट रूट कहाँ कैसे आएगा, तभी आप जो है सारे आंसर जो है ये कर पाओगे। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको फिर से देखना है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट कर करके आप देख सकते हो, जिससे आपका कोई भी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कोई भी पूछेगा तो ये शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताया उससे कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर कैन बी मेजर्ड यूजिंग। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर आप जो है वो थ्रूपुट से मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। क्लॉक पीरियड उसे भी मेजर कर सकते हैं। मतलब ऑल ऑफ अबव जो है सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखो नॉट अ स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन है, तब इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्योंकि आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। हाँ, ऑपरेटर एड्रेस कैलकुलेशन करता है, इंस्ट्रक्शन फैच ये भी इंस्ट्रक्शन साइकिल में करता है। ठीक है, डेटा राइट बैक ऐसा इंस्ट्रक्शन साइकिल में नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकनेक्शन वायर्स आर नॉट इन द बस स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकनेक्शन वायर्स आर नॉट इन द बस स्ट्रक्चर। अगेन ऐसा पूछा हुआ है, क्या नहीं है, डेटा लाइन्स होता है, इंटरप्ट वेट होता है, डिसेबल इंटरप्ट एंड द प्रायोरिटी असाइनमेंट जो होता है। हाँ, ऐसा मतलब बस स्ट्रक्चर में नहीं होता। ठीक है, इंटर को डिसेबल करना या तो मतलब प्रायोरिटी असाइन करना, कंसेंट्रेट पहले जाएगा तो वो क्या, ये कंट्रोलिंग आप बाहर से देते हो, ये बस स्ट्रक्चर में नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ
टाइमिंग डज क्लॉक एक्ट एज ए रेफरेंस, हाँ मतलब विच टाइप ऑफ टाइमिंग डज क्लॉक एक्ट एज ए रेफरेंस, को इसमें मतलब क्लॉक एज ए रेफरेंस वर्क करेगा। सो आप सिंक्रोनस टाइमिंग जो आपका होगा उसमें क्लॉक एज ए रेफरेंस वर्क करेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेशन आयो। कम्युनिकेशन आयो का एग्जांपल कौन सा, इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन में किसके यूज करते हैं, मॉडेम। मॉडेम मतलब होता है आपका मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। सो हम इसका यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द टेक्निक ऑफ डेटा ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेसर। मतलब डेटा ट्रांसफर टेक्निक जो होता है, हाँ उसमें डीएमए मतलब आपका जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ मतलब डीएमए जो होता है वो प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं करता है। डीएमए जो होता है सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं करता है, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करता है हाँ बिटवीन द आईओ एंड द मेमोरी, या तो डिस्क एंड द मेमोरी और डिस्क एंड द आईओ के बीच में। सो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होगा डीएमए जो होगा वो इन्वॉल्व प्रोसेसर को नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द ओएस स्टोर्स यूटिलिटी और फ्रीक्वेंटली एक्सेस फंक्शन। ओएस का कौन सा पार्ट होता है जो यूटिलिटी को स्टोर करता है और फ्रीक्वेंटली एक्सेस फंक्शन को स्टोर करता है, वो होता है कर्नल। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिंट एफ 0 एंड आई इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन। हाँ सो 0 एंड 1 आउटपुट ऑफ क्या होगा, मतलब आपका एंड जो होता है सिंपली आपका 0 एंड 1 करोगे, ये एंड ऑपरेशन है और कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे जो ऑपरेटर दिया हुआ है उसके लिए सिंबल होता है, तो 0 और 1 का एंडिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा आपका सही आंसर होगा। सी हैज़ ब्लैंक कीवर्ड। सी की बात करें तो सी में 32 कीवर्ड्स जो है वो होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है आप कहते हो सिंपली आपका कंपाइलर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एक्टिविटीज फॉर द डेटाबेस। मतलब जितना भी डेटाबेस का एक्टिविटीज होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेटाबेस डिजाइनर, जिसने डेटाबेस को डिजाइन किया हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ इंटीजर इज नॉट इंक्लूडेड इन जावा। तो यहाँ पे बाइट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, बीट जो है वो जावा में इंक्लूड नहीं होता है। सो ऑप्शन डी बीट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द क्विकेस्ट एक्सेस। इसमें से किसके पास क्विकेस्ट एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द मैग्नेटिक टैप, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द फ्लोपी डिस्क। ये जो होता है ये क्विकेस्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द फ्लोपी डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द कैसेट टैप। हाँ इन सब में से डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द फ्लोपी डिस्क जो होता है वो क्विकेस्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नेटिक पोल पीस इन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर आर कॉनकेव सो दैट। मतलब मैग्नेटिक पोल पीस जो होते हैं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव किया जाता है क्योंकि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इसलिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज क्लासिफाइड एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। देखो इसमें से कौन सा एक्टिव है। सो आपका ऐसा पूछा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बाकी जितने भी दिए मैग्नेटिक स्ट्रेन गेज, कैपेसिटेंस, माइक्रोफोन और जो आपका होता है मतलब एलडी जो होता है, जहाँ भी आपका RLC आएगा इन शॉर्ट, हाँ और स्ट्रेन गेज जो आपका होता है ये सारे पैसिव है, बाकी सारे एक्टिव होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक जो होता है एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है, वो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनर्जी मीटर हैविंग अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर kWh is found to have a 5 revolution in 75 सेकेंड। सो द लोड पावर कितना होगा ऐसा पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे अब आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मीटर कांस्टेंट k दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर बाय मतलब आपका मतलब सिंपली आपको फाइंड करना है। हाँ तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू k इंटू ई होता है सिंपली। हाँ यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, लोड पावर पूछा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो पहले तो हमें कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो रहा है, हाँ वो दिया हुआ है जो है आपका 1200। तो यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो मीटर कांस्टेंट k इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय द मीटर, हाँ दैट इज n डिवाइड बाय एनर्जी कंज्यूम E, ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ से आप फाइंड कर पाओगे मतलब k जो है हाँ इंटू E इज इक्वल टू
आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n होता है, आप ऐसा कह सकते हो। और मतलब E जो है होता है उसको आप P इंटू टी भी लिख सकते हो। आपका एनर्जी जो होता है, हाँ, वो पावर इंटू टाइम आप ऐसा भी कह सकते हो। सो यहाँ पे आपको अब सब कुछ जो दिया हुआ है उसके बेस पे हम इसको कैलकुलेट करें। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो दिया हुआ है, हाँ, और आपका के भी दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, 5 रिवोल्यूशन करता है 75 सेकेंड में, ऐसा बोला हुआ है। टी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 75 सेकेंड दिया हुआ है और ये किलोवाट आवर में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो चलिए हम लिखते हैं सारे डेटा को इसमें। सो 5 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1200 इंटू पी जो है वो आपको फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है, इंटू आपका टी यहाँ पे रख देते हैं 75 डिवाइड बाय 3600। तो यहाँ से जो है आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो P इज इक्वल टू आपको 0.2 किलो वोल्ट जो है वो मिलेगा, या तो आप 200 वोल्ट भी कह सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन, द डिफ्लेक्शन ऑफ द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो RMS वैल्यू ऑफ द एसी करंट पे डिपेंड रहता है। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सही आंसर है। हाँ, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द फाइन वायर इट्स गेट हीटेड अप एंड एक्सटेंड द sag of the wire is magnified and the expansion is taken up by the spring. This expansion causes the pointer to deflect, और pointer आपका deflect होगा indicating the value of the current. Hence the deflecting torque is directly proportional to the square of the RMS value of the current, आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, in thermocouple instrument the deflection is directly proportional to the square of the current, मतलब आपका थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको I स्क्वायर होता है। इन मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, ठीक है। आपका PMMC जो होता है उसमें जो होता है वो लीनियर स्केल होता है, इसलिए वहाँ पे थीटा जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। बाकी सब में स्क्वायर I स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द आपका RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट जो है, ऐसा कह सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटिव वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, आपका एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। एब्सोल्यूट एरर की बात करें, हाँ, सो एब्सोल्यूट एरर को मतलब जनरली जो है वो मतलब ऐसा ही लिखा जाता है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड और द मेजर वैल्यू, हाँ, इंडिकेटेड मतलब मेजर वैल्यू जो है, और एंड द ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसे एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। सिंपली आप जो है, हाँ, उसे ए माइनस मतलब AS माइनस AP ऐसा भी मतलब बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका AS जो है वो मेजर्ड वैल्यू है और AP जो है आपका ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू है। देन दूसरा जो एरर होता है दैट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, हाँ, दैट एरर मतलब ऑब्जर्वेशन एरर दैट हैपेंस ड्यू टू द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। हाँ, मतलब ह्यूमन जो एरर करता है, ऑब्जर्वर जो एरर करता है उसके वजह से एरर होता है, उससे ग्रॉस एरर कहा जाता है, ठीक है। दिस एरर आर वेरी फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। ग्रॉस एरर में ऑल्सो अकर ड्यू टू द इनप्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने मतलब प्रॉपर सिलेक्शन नहीं किया इंस्ट्रूमेंट का, तब भी वो आ सकता है। देन होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, जनरली इसका जो मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू की वजह से आपको कोई उसके अलावा मतलब और कोई और वैल्यू मिल गया, हाँ, सो उससे आप रिलेटिव एरर कहते हो, जिसका आपको पता है कि आपको मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 आपको परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो उसका इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में जो है वो पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो यहाँ पे पूछा हुआ है, द प्रेशर कोयल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज। प्रेशर कोयल ऑफ इंडक्टर टाइप मतलब एनर्जी मीटर जो होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ 1 volt RMS value at the 10 Hz is applied across the 2 terminal of the PMMC type of wattmeter. What is the deflection of the pointer? ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। देखो, जब भी PMMC में आप साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करोगे, एक्चुअली PMMC जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। PMMC जो है वो सिर्फ और सिर्फ DC मेजर करता है, AC मेजर नहीं करेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो आपका 10 हर्ट्ज जो है वो आपने अप्लाई किया है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो पॉइंटर क्या करेगा, मतलब आपका पॉइंटर जो होता है वो ऑसिलेट करता रहेगा अराउंड द जीरो पोजीशन। हाँ, मतलब कंटिन्यूअसली जो है उसका ऑसिलेशन, ये पॉइंटर है तो कंटिन्यूअसली ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। PMMC टाइप ऑफ मीटर में टॉर्क जो होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आपका जो होता है मतलब आपका वो कैसा होता है, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल है। सो यहाँ पे नाम ही ऐसा है, परमानेंट मैग्नेट का हम यूज़ करते
ज़रूरत है तो उसको ऑल्टरनेटली चेंज नहीं कर सकते, तो वो ऐसी जो है वो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाय, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है कैपेसिटर का वो किसके मतलब कौन से ब्रिज से मेजर करते हो? बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है, शेयरिंग ब्रिज का यूज़ करके मेजर करते हो, जो हमने लास्ट पेपर सॉल्व किया है उसमें भी इस क्वेश्चन पूछा था। सो ये बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज करंट रेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड विल बी, एवरेज करंट रेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड क्या होगा आपका? प्योर डीसी होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ द रेक्टिफायर डायोड डिपेंड्स मोस्टली ऑन द, सिलेक्शन ऑफ द रेक्टिफायर डायोड जो आपका होता है मोस्टली डी उसको मतलब जो होता है उसका मतलब पीआईवी रेटिंग होता है, हाँ वहाँ से उसको मतलब जो है मोस्टली उसका सिलेक्ट किया जाता है, मतलब रिवर्स वोल्टेज जो उसका होगा अकॉर्डिंग टू दैट रेक्टिफायर डायोड जो होता है उसको मतलब सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला पूछा हुआ है, इसमें से कौन से फॉरवर्ड बायस है और कौन से रिवर्स बायस है? सिंपली यही पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलईडी जो होता है आपका फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, तो इसके सामने 1 आएगा। जेनर डायोड जो आपका होता है वो रिवर्स बायस होता है, इसके सामने 2 आएगा। वैरेटो डायोड जो होता है ये भी रिवर्स बायस डायोड है, तो इसमें सामने 2 आएगा। एससीआर आपका फॉरवर्ड बायस होता है, सो 1 आएगा। सो 1 2 2 1 ऐसा कहाँ पे है देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंडविड्थ ऑफ 3 स्टेज ट्यून एम्पलीफायर विथ ईच स्टेज हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ बी इज गिवन बाय, 3 स्टेज ट्यून एम्पलीफायर है जिसमें आपको हर एक स्टेज का बैंडविड्थ बी दिया हुआ है, तो आपका टोटल बैंडविड्थ जो होगा वो b/2 होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर क्रिएटिंग द थर्मल नॉइस इज डबल्ड, सो द नॉइस पावर जनरेटेड जो होगा वो कैसा होगा? नॉइस पावर जनरेटेड एक्चुअली अनचेंज होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट एंड रिसीवर विद द IF ऑफ 450 kHz इज ट्यून टू द सिग्नल 1200, तो इमेज फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? हाँ आपको सिंपल इक्वेशन पता है, इमेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू FS + 2IF। ठीक है, सो FS क्या दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है, और प्लस 2IF करोगे तो आपका क्या होगा? 900 होगा, तो मतलब 1200 + 900 करोगे तो 2100 जो है, मतलब ऑप्शन डी जो है वही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज हाल्ड एंड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन्स द कांस्टेंट, द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज, मॉड्यूलेशन सिस्टम कौन सा है आपका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछ लिया है। अच्छा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डबल करोगे, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हाल करोगे, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि आपका मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो होता है डेल्टा एफ इज इक्वल टू आपका, हाँ मतलब बीटा इज इक्वल टू डेल्टा F/FM होता है। सो सिंपली आपका मतलब एक हाल कर रहे हो डबल कर रहे हो तो अल्टीमेट आपका मतलब वोल्टेज जो होगा मतलब डेल्टा एफ जो होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो मॉड्यूलेशन सिस्टम कौन सा है आपका? FM है। देन DMA राइट ऑपरेशन द डेटा इज ट्रांसफर, देखो DMA राइट ऑपरेशन लिखा हुआ है, मतलब मुझे राइट करना है तो डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? डेटा IO से मेमोरी में ट्रांसफर होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर AL आफ्टर फॉलोइंग हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब आपका AL का कंटेंट क्या होगा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद, ऐसा आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का नोटेशन है यही गलत है, ये मूव BL है, मूव B1 नहीं है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में सबको मार्क दे दिया होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत है। मूव फिर मूव BL 8C है, ये BC भी नहीं है, हाँ ये क्या है होगा 8C होगा, तभी इसका आंसर आएगा। हाँ एक्चुअली मैं आपको प्रोग्राम यहाँ पे लिख के देता हूँ, मूव BL 8C, ठीक है ऐसा होगा। देन मूव AL 7E ऐसा दिया हुआ है, मतलब आपको पहले BL में 8C मूव करना है, देन AL में 7E मूव करना है, देन क्या करना है एडिशन करना है दोनों का, एडिशन AL एंड BL का, ये भी A1 नहीं है ये भी AL है, हाँ AL और BL का एडिशन करना है और बाद में देखना है कि मतलब AL में क्या स्टोर होगा। ठीक है, मतलब आपको दोनों का एडिशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि OA आंसर आएगा और कैरी फ्लैग जो है वो सेट होगा। सिंपली आपको 8C और 7E का एडिशन करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रेडी पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ वेट स्टेट, रेडी पिन का यूज़ माइक्रोप्रोसेसर में क्यों किया जाता है? वेट स्टेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है रेडी पिन जो है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रेडी सिग्नल इज यूज टू इंसर्ट द वेट स्टेट इनटू द बस साइकिल सच दैट इट extended by a number of clock periods. This signal is provided by the external clock generator device and it can be supplied by the memory or IO subsystem. It is used to signal the 8086 when they are ready to permit the data transfer to be completed. Okay, so इसलिए रेडी सिग्नल जो है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 41। The
concentration of the minority carrier in the extrinsic semiconductor under the equilibrium is, हाँ, concentration of the minority carrier in the extrinsic semiconductor under equilibrium जो होता है that is inversely proportional to doping होता है. सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा. देखो concentration of minority carrier पूछा हुआ है under the equilibrium, तो inversely proportional to doping होगा. ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, minority carrier पूछा हुआ है इसलिए. नेक्स्ट आपको पता है NP इज इक्वल टू NI² होता है, सो वहाँ से भी कर सकते हो. हाँ, तो आपका P जो होगा, हाँ मतलब आपका, तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू NI² बाय N, मतलब NI तो कांस्टेंट होता है, सो 1/N होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. द एंटेना दैट इज सर्कुलरली पोलराइज, हाँ एक कौन सा होता है, सर्कुलरली पोलराइज है तो पीटा हुआ क्वेश्चन है. सर्कुलरली पोलराइज मतलब कौन सा होगा, हेलिकल होगा. ये लास्ट क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, वहाँ भी ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट, ऑसिलेटर वर्क्स ऑन द विच टाइप ऑफ फीडबैक. ऑसिलेटर जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल इन द चैनल. कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज जो होता है मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट सिग्नल इन द चैनल जो है, मतलब चैनल में आपका नॉइज जो अफेक्ट करेगा. ये भी पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है. ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है इन द रेंज ऑफ 10⁻14 होता है. हाँ, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. इन द पीसीएम सिस्टम द क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड्स ऑन, पीसीएम सिस्टम में क्वांटाइजेशन नॉइज जो होता है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स ओनली. ये सारे क्वेश्चन इससे पहले की एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है. नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सो यहाँ पे इन पूछा हुआ है, इन जेफेट द वैल्यू ऑफ द VDS एट विच द ID बिकम्स एसेंशियली कांस्टेंट. इसको क्या कहते हो, इसको पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है. देखो पिंच ऑफ वोल्टेज की अलग डेफिनेशन है जेफेट में, जिसमें एक भी डेफिनेशन है जहाँ पे एक ऐसा वैल्यू ऑफ VDS जहाँ पे ID आपका जो होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब उसके बाद आप चेंज करोगे VDS को तो ID आपका चेंज नहीं होगा. उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है. आप ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको ID का ग्राफ ऐसा मिलेगा. हाँ, तो यहाँ पे ये VDS का वैल्यू है, उसके बाद जहाँ पे आपका ID आप देख पा रहे हो कि कांस्टेंट हो गया, मतलब ID इतना वेरी नहीं होगा. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज द SNR फॉर द लो लेवल सिग्नल्स. ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 49, रेजिस्टेंस मैच द फॉलोइंग आपको पूछा हुआ है. रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रायोड, PN जंक्शन वगैरह आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो रेजिस्टेंस जो होगा, हाँ इसमें से कौन सा नॉइज जनरेट करेगा, आपको ऐसा पूछा हुआ है. तो रेजिस्टेंस जो आपका होगा वो बेसिकली जॉनसन नॉइज जो है वो जनरेट करता है. तो रेजिस्टेंस के सामने क्या आएगा, 5 आएगा. देन आपका डायोड जो होगा वो डायोड जो है आपका शॉर्ट नॉइज जनरेट करता है, तो डायोड के सामने 3 आएगा. ट्रायोड जो आपका होता है वो पार्टीशन नॉइज जनरेट करता है, तो डायोड के सामने 2 आएगा. और PN जंक्शन सिंपली आपका जो होता है उसमें PN जंक्शन में करंट होता है, मतलब करंट नॉइज आएगा. सो ऑप्शन 1 मतलब यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, तो 5 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इफ द सक्शन साइड ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट हैज आइसोनेट, व्हाट डज दिस मीन. दिस मीन्स द यूनिट इज अंडर चार्ज. हाँ, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है, लेकिन उसके लिए उस पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए आप उस मतलब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फुल लोड एम्प्स ऑफ अ कंप्रेसर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा फुल लोड एम्प्स के लिए, आपका AM प्रोब जो होगा इसका यूज़ करता है. एक इंस्ट्रूमेंट है जो फुल लोड मतलब एम्प्स होता है वो मतलब मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए इसका यूज होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Light is confined within the core of the simple optical fiber by total internal reflector at the core cladding boundary. So option C जो यहाँ पे होगा वो करेक्ट आंसर होगा, total internal reflector at the core cladding boundary. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. What makes optical fiber immune to EMI. हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या होता है कि वो इम्यून टू EMI होता है. तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल मतलब सेंड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता, वो कौन सा होता है, लाइट होता है. इसीलिए वो इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उससे इम्यून है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो ट्रांसमिट द सिग्नल इन एज ए लाइट रादर देन द इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. बिट डेंसिटी इज मोर इन विच डिवाइस. मतलब कौन में आपका बिट डेंसिटी जो होगा ज़्यादा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टैप, मॉडेम, USB सबकी बात करो तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपका होता है उसमें बिट डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आपका ऑप्टिकल डिस्क जो है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच इंटरप्ट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. यहाँ पे आपको
दिया हुआ है INTR ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, तो अमॉन्ग दिस हाईएस्ट प्रायोरिटी इज हैविंग द ट्रैप। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही पिटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ट्रैप इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस द मेमोरी साइज ऑफ 32K। 32K का मतलब क्या होगा, 2/5 इंटू 2/10, मतलब आपका 32K होगा, मतलब 2/5 मतलब आपको 2/15 आएगा। सो 15 एड्रेस लाइन जो है आपको चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन मैच द फॉलोइंग ऐसा पूछा हुआ है, जहाँ पे डीसी सीरीज मोटर आपका जो है वो डीसी शंट मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है। सो डीसी सीरीज मोटर जो होता है, हाँ, उसका हाई टॉर्क होता है, मतलब उसका टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है मतलब ए के सामने 2 आएगा। डीसी शंट मोटर जो होता है, डीसी शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड होता है, सो यहाँ पे 1 आएगा। शंट मोटर जो होता है, हम इसकी मतलब बात करेंगे अगर आपका शंट मोटर में आपका टॉर्क जो होता है, हाँ, वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपका कांस्टेंट स्पीड आपको देगा। हाँ, डीसी शंट मोटर जो आपका शंट में मतलब वाइंडिंग कनेक्ट किए हो सिर्फ सिंपली मोटर के। देन 3 फेज इंडक्शन मोटर टॉर्क जो आपका होता है उसमें लो स्टार्टिंग होता है, हाँ, इसलिए आपको उसमें क्या स्टार्टर जो है उसका यूज़ करना पड़ता है, इसलिए लो स्टार्टिंग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो सही आएगा। और लास्ट जो सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है उसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है, पुअर स्टेबिलिटी होता है, सो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आएगा। मतलब ये सब के बारे में आपको बताना चाहिए। 2 1 3 4 ये सही आंसर होगा, 2 1 3 4 ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है? स्टार्टर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो कैपेसिटर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंपीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिपेंड्स ऑन, इंपीडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि आपका Z जो होता है, हाँ, फॉर एग्जांपल XL एंड XC जो होता है, हाँ, वो किस पे डिपेंड रहता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट द 50 हर्ट्ज इन KVA रेटिंग इज, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे एग्जांपल पूछ लिया है 400 हर्ट्ज आपका। जनरली बात करो तो KVA रेटिंग जो होता है आपका वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि KVA रेटिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो यहाँ पे KVA आपको दिया हुआ है, हाँ, एक दिया हुआ है और मतलब दोनों मतलब आपको दिया हुआ है, तो आपको कितना KVA रिड्यूस होगा, मतलब 2 फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो कितना KVA रिड्यूस होगा ऐसा पूछा हुआ है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी का आप रेशियो लोगे, मतलब 50/400 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो 1/8 जो है वो मिलेगा, मतलब रिड्यूस बाय 1/8 आप ऐसा कह सकते हो। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थायरिस्टर के बारे में पूछा हुआ है। थायरिस्टर लेचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द टर्न ऑफ प्रोसेस एंड द होल्डिंग करंट विद द टर्न ऑन प्रोसेस, ये उल्टा लिखा है, ठीक है। और लेचिंग करंट जो होता है विद द टर्न ऑन प्रोसेस होता है और होल्डिंग करंट जो होता है टर्न ऑफ प्रोसेस होता है। बोथ आर एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन प्रोसेस, नहीं, आपका IH मतलब होल्डिंग करंट एसोसिएटेड विद द टर्न ऑफ प्रोसेस एंड लेचिंग करंट विद द टर्न ऑन प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। SCR की बात की है एंड SCR इज द, SCR क्या होता है? SCR आपको पता है PN 4 लेयर होते हैं आपका, PN ऐसे 4 लेयर होते हैं और इसमें यहाँ से गेट लिया जाता है और ये आपका ये एनोड होता है और ये आपका ये कैथोड होता है। आपके 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3, ठीक है। सो 4 लेयर डिवाइस है, 3 इसके टर्मिनल होता है, सो 4 लेयर 3 टर्मिनल, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको इसको सिंबल ड्रॉ करना है, सो इसका सिंबल भी आप ऐसे ड्रॉ कर पाओगे। ये 4 लेयर है, एनोड होता है, कैथोड होता है और यहाँ पे उसका गेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन द कंप्रेसर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग? प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में कौन से मोटर का यूज़ किया जाता है? तो उसमें कैपेसिटर इंडक्शन मोटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ, डीसी सीरीज मोटर आपका देखो डिफरेंट मोटर के एप्लीकेशन की बात करें तो आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत मतलब बार बार पूछते हैं। डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो मतलब आपका ट्रांसमिशन सिस्टम की क्रेन्स जो होता है, एयर कंप्रेसर जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है। देन डीसी शंट मोटर जो होता है आपका लेथ मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आप मतलब आपका वाटर पंप होता है, ब्लोअर्स होता है, कन्वेयर्स होता है, स्पिनिंग मशीन वगैरह होता है, वेविंग मशीन वहाँ पे यूज़ होता है। देन डीसी कंपाउंड मोटर होता है जो प्रेसिस आपका जो होता है, हाँ, शीयर्स, एलिवेटर्स, रोलिंग मिल्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग वगैरह में डीसी शंट मोटर का आप यूज़ करते हो। देन स्टेपर मोटर जो होता है 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट, स्मॉल रोबोटिक्स, CN माइलिंग मशीन जो CNC माइलिंग मशीन मतलब जो होता है, हाँ, उसमें यूज़ होता है। सो ये सारे एप्लीकेशन है अलग अलग। तो यहाँ पे आपको जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग, जहाँ पे आपका डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ होगा। सो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात क्या करते हैं, विच ऑफ द
ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस कौन सा होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कनेक्शनलेस आपका यूडीपी होगा। नेक्स्ट, कनेक्शन ओरिएंटेड पूछा होता तो आपका आंसर क्या आता? टीसीपी आता। डिवाइस ऑन वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ द डिवाइस ऑन द अदर नेटवर्क वाया गेटवे। गेटवे के थ्रू जो है वो एक नेटवर्क का डिवाइस जो है दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से काम कर पाएगा। जैसे आपका मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका बीएससी बीटीएस वाला, उसमें भी आपका गेटवे होता है, हाँ, जहाँ गेटवे एमएससी होता है, जिससे आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सकते हो। ठीक है, आप मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करो तो उसमें भी गेटवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा पूछा हुआ है। तो एमएस एक्सेल, नेटस्केप, लोटस, कोई भी नहीं। पास्कल जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरेज केस अकर इन द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। एवरेज केस कब आएगा? व्हेन आइटम इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे होगा। तो लीनियर सर्च में एवरेज केस आएगा, क्या होता है? ऑर्डर ऑफ n/2। आपका बेस्ट केस मतलब आपका होगा ऑर्डर ऑफ 1 लीनियर सर्च में। और आपका जो होता है मतलब आप बात करो तो आपका केस जो होता है एवरेज मतलब आपका वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ n होता है। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट को आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा तो आपको ऑर्डर ऑफ n जाना पड़ेगा। सो जब मिडल होगा एलिमेंट तो आपको एवरेज केस मिलेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ n/2। लीनियर सर्च, सीक्वेंशियल सर्च भी इसको कह सकते हो। देन करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर स्टेज इज लोवेस्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि करंट गेन लोवेस्ट किस में होगा? तो आपको पता है अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं 3 करंट गेन, इसमें से अल्फा जो होता है वो सबसे कम होता है, वो लेस देन अल्फा जो होता है जनरली लेस देन 1 होता है। सो अल्फा किसका करंट गेन होता है? अल्फा जो होता है कॉमन बेस ट्रांसमिशन का करंट गेन होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव ओवर द लोअर फ्रीक्वेंसीज इज। प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव लोअर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बैंडविड्थ, इंक्रीज प्राइवेसी, एबिलिटी टू यूज द हाई गेन हाई डायरेक्टिविटी एंटेना। मतलब ये सारे माइक्रोवेव के एडवांटेज है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट मेथड अलाउस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिलेक्टेबल चैनल्स टू एग्जिट ऑन अ सिंगल फाइबर। तो कौन सा मेथड जो है हम यूज करते हैं फाइबर में? एक्चुअली हम कौन से मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं फाइबर में? हम FDM, हाँ, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है उसका हम यूज़ करते हैं। सो FDM और WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दिया हुआ है। सो यहाँ पे FDM इज द करेक्ट आंसर। सैम्पलिंग रेट इज ऑलवेज बिटवीन। सैम्पलिंग रेट जो आपका होता है वो जनरली ग्रेटर देन नाइक्वेस्ट रेट, मतलब आपका ग्रेटर देन 2W होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 2W और 4W के बीच में हो सकता है। देखो काफ़ी लोग मुझे आर्ग्यू करेंगे, मुझे पता है कि सर W के बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं, सैम्पलिंग रेट जो होता है वो आपका 2W से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 2W से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको मतलब कोई भी आपका नॉलेज जो है वो कुछ और आंसर दे रहा है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इफ द लोअर साइड बैंड ओवरलैप्स द बेस बैंड द डिस्टोर्शन इज कॉल्ड एज। लोअर साइड बैंड आपका ओवरलैप करेगा तो यही क्वेश्चन मतलब आपका पूछा हुआ है कि अगर आपका लेस देन 2 ओमेगा होगा सैम्पलिंग तो एलियासिंग इफेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 253.625। देखो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही है ही नहीं, हाँ, क्योंकि 0.625 जो है उसका दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 53 का बाइनरी नंबर दिया हुआ है जो 110101 होगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो सिर्फ 53 का पूछा होता है, सही होता है। यहाँ पे डॉट करके देना पड़ेगा 0.625 का भी। ठीक है, तो 0.625 का होता है 101, तो ये सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 9 विल बी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करते हैं हम टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 क्या होगा? 9 - 9 मतलब 0 होगा, प्लस 1 करेंगे तो हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 क्या होगा? 1 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली ऑन बाय द प्रोसेसर। हाँ, मतलब ऑन बाय द प्रोसेसर कौन सा होगा? सो आपका इन शॉर्ट यहाँ पे आपका SPC टाइप जो एक्सचेंज होगा, हाँ, वो जो है इसमें यूज़ होगा SPC टाइप। मतलब आपका ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है, तो काफ़ी बार यहाँ से भी जो है एक आज क्वेश्चन जो है आपको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ PCM सिस्टम क्वांटाइजिंग एंड एनकोडिंग फंक्शन कैन बी रिफर्ड एज। इन PCM सिस्टम क्वांटाइजिंग एंड एनकोडिंग फंक्शन जो है सिंपली क्या करता है? आपका एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन करता है, तो आप इसको A to D कन्वर्टर भी कह सकते हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन अ PM सिग्नल हैज़ टू बी कन्वर्टेड एज अ FM सिग्नल देन दिस सिग्नल हैज़ टू पास विथ। आपको मतलब फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? सिंपली उस सिग्नल को डिफरेंशिएटर से पास कर देना है। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपका PM सिग्नल आपके पास है, आपका मतलब कोई भी मतलब PM सिग्नल आपके पास है और आप डिफरेंशिएटर से उसको पास कर दोगे
करोगे, हाँ, तो सिंपली आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, पीएम सिग्नल जो है आपका, मतलब एफएम सिग्नल जो है आपका मिल जाएगा। हाँ, मतलब कोई भी सिग्नल है, आप कोई भी लिखो, यहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है, कोई आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्या सही ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। इफ टू अर्थ स्टेशन डू नॉट फेस अ कॉमन सैटेलाइट, they should communicate via double satellite hub. Satellite are allocated so that that is impossible for the two earth station not to face the same satellite. Collected earth station are used for the frequency diversity. A satellite earth must have many receiver chain as there are carriers transmitted to it. तो यहाँ पे क्या करेक्ट है ऐसा पूछा हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। Satellite earth must have a many receiver station chain as there are carriers to transmitted. It's option D is the correct answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, the tropospheric scatter is used with the frequencies in the following range. tropospheric scatter जो होता है वो UHF का यूज करता है, so option C is the correct answer here. Helical antennas are used often for the satellite tracking at the VHF because of the Faraday's effect. Faraday effect जो होता है, हम वहाँ पे हेलिकल एंटेना, देखो हेलिकल एंटेना दिया है मतलब सर्कुलर पोलराइजेशन ही होगा, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन में सर्कुलर पोलराइजेशन दिया ही नहीं है। हेलिकल एंटेना का यूज़ करता है सैटेलाइट ट्रैकिंग एट द VHF बिकॉज ऑफ द फैराडे इफेक्ट। हाँ, मतलब सर्कुलर पोलराइजेशन है तो वहाँ पे भी वो किसकी वजह से होता है, फैराडे इफेक्ट की वजह से ही होता है। अगर ये आपको आता है तब भी आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द TWT इज समटाइम्स प्रीफर टू द मल्टी कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ द फॉर्मर। मतलब TWT जो होता है उसका बैंडविड्थ जो होता है बहुत बढ़िया होता है, एज द ग्रेटर बैंडविड्थ, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये क्वेश्चन पीटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, the main purpose of the system investigation phase is to produce, main purpose of the system investigation phase जो होता है is to produce the feasibility report। ये जो क्वेश्चन सारे ऐसे पूछे हुए हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सिलेबस में है यहाँ सारा क्वेश्चन है। द वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन फॉर द प्रोग्रामर इस कॉलेज, मतलब जो वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन होता है फॉर द प्रोग्रामर से क्या कहा जाता है, उसे एडिटर कहा जाता है। एडिटर इज़ द वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन फॉर द प्रोग्रामर। और टेक्स्ट एडिटर जो होता है जनरली आपका, हाँ, वो आपका मतलब वो डिज़ाइन किया जाता है फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं होगा ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। इट ऑपरेट्स फॉर some purpose, it has interacting components, it operates within the boundary, it has homogeneous component। तो homogeneous component जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल इज द डॉक्यूमेंट रूल दैट सिलेक्ट्स वन और मोर एक्शन बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशन फ्रॉम द सेट ऑफ प्रोसेस कंडीशन जो होगा, मतलब आपका ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसकी आप बात करें डिटेल में, तो डिसीजन टेबल जो होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल कंडीशन होता है। डिसीजन टेबल इज एन एक्सेलेंट टूल टू यूज इन बोथ टेस्टिंग एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। आपका जो होता है मतलब इसेंशियल इट इज़ अ स्ट्रक्चर एक्सरसाइज to formulate requirements when the dealing with the complex business rule। हाँ, decision tables are used to model complicated logic। तो decision table जो है मतलब complicated logic का मॉडल बनाना है, सो उसके लिए जो है आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स आर, इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेसर कंट्रोल होता है, एनवायरमेंट बाउंड्रीज एंड इंटरफेस होता है, सो ऑल आर द एलिमेंट्स, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इन द circuit of single phase induction energy meter, the pressure coil lags the voltage by 88 degrees. The error measuring power in the two circuit having the power factor of the unity and the 0.5 lagging are respectively। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि coil lags by the 88 degree। हाँ, ऐसा मतलब आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो आप सिंपली cos 88 आप करोगे, cos थीटा आपका पावर फैक्टर, हाँ मतलब पावर फैक्टर यूनिटी ले लो, cos 1 करके cos 88 करोगे और फिर आप एरर फाइंड करोगे तो आपको 0.061 मिलेगा और 0.5 लैगिंग आप करोगे। हाँ, तो मतलब 88 डिग्री आपको दिया हुआ है जिसमें cos 1 हाफ मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6.1% आपको मिलेगा। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है, इन द डिजिटल वोल्ट मीटर ओवर रेंजिंग इंप्लाइज दैट। ओवर रेंजिंग का मतलब होता है कि वन ऑफ डिजिट जो होगा वो स्विच
स्विच ऑन हो गया, मतलब आपका डिजिटल वोल्टमीटर में आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 3 हाफ डिजिट बोला हुआ है, सो ये 1 हाफ जो होता है इसके लिए किसके लिए ओवर रेंजिंग के लिए यूज होता है। सो ओवर रेंजिंग होगा तभी 1 हाफ डिजिट जो होगा वो स्विच ऑन होगा। ये बात है आपका डीवीएम की, मतलब डिजिटल वोल्टमीटर जो होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, अ सिग्नल ऑफ 10 मिलीवोल्ट एट द 75 मेगाहर्ट्ज टू बी मेजर्ड with which of the following instrument, signal of 10 millivolt with the 75 मेगाहर्ट्ज। देखो 75 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या हुआ, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी हुआ। सो हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, सीआरओ का, मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो इसका यूज़ करते हो। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा। हाँ, मतलब सीआरओ जो होता है वो यूज टू मेजर द क्वांटिटी द हाई फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए सीआरओ जो है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है आपको, द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पुशेस द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही आंसर आएगा। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होगा सो वो होल और इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको अवे फ्रॉम द जंक्शन पुश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इन द जर्मेनियम बीजेटी फॉर द यूजुअल वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट द ट्रांजिस्टर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, देखो ट्रांजिस्टर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो यहाँ पे उसका आंसर 0.99 आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इज अफेक्टेड बाय द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉसफेट जो होता है ये पिटा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इससे पहले भी एक एग्जाम में पूछ लिया था। जेनर ब्रेकडाउन रिजल्ट बेसिकली ड्यू टू, जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो बेसिकली जो आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। हाँ, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर स्टेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टर आरसी, आरसी नहीं एक्चुअली आरई होना चाहिए, आरई रेजिस्टर जो इंट्रोड्यूस करता है इन द एमिटर सर्किट। सो इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो बाय लार्ज वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, मतलब 1 प्लस बीटा टाइम, एक्चुअली ऐसा कहते हैं 1 प्लस HFE टाइम या 1 प्लस बीटा टाइम जो है आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आपका मतलब आप कह सकते हो कि इंक्रीज वेरी मच। हाँ, सो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, देखो मेकिंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क्स विद द ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग न्यू सी प्लस प्लस ऑपरेटर से कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओपी का इस क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑब्जेक्ट विद आर्बिटरी लाइफ टाइम कैलकुलेटर, मतलब आपको डायनामिकली मेमोरी लोकेशन करना है तो आप किसका यूज करते हो, आप हीप मेमोरी का यूज करते हो। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा। अ कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय द 2 साइन वेव्स विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.3 and 0.5। सो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा आपको सिंपली पता है, न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ न्यू 1 स्क्वायर प्लस न्यू 2 स्क्वायर आपको सिंपली करना है। सो ये करोगे तो आपको न्यू मिल जाएगा, वो मिलेगा 0.5। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सपोर्ट्स द गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन कौन सपोर्ट करता है, जावा जो है वो गार्बेज कलेक्शन सपोर्ट करता है। हाँ, मतलब गार्बेज के लिए जावा में कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि जावा जो है ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन कर लेता है। ठीक है, ये जो मतलब फैसिलिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जावा में ही होता है। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है इसमें कौन सा है, ऐसा पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन भी पिटा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोबोल जो है वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में डिटेल जो पहले इसके पहले क्वेश्चन पूछा है तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, सो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो डिसएडवांटेज ऑफ द हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज दैट, हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर सर्किट का डिसएडवांटेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो फिल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो ये डिसएडवांटेज होता है आउटपुट हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर सर्किट का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो इस क्वेश्चन पेपर का हमने सॉल्यूशन किया, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, तो सबके पेपर सॉल्यूशन आपको देखना है तो पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। JEE के लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 20 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अगर आपके पास और कोई नया क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास पेपर है। हाँ, ये एक दो क्वेश्चन पेपर मुझे नए कोई स्टूडेंट ने सॉल्व मतलब भेजे थे सॉल्व करने के लिए, तो मैंने यहाँ ये भी सॉल्व करवा दिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन कोई मतलब मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर सही होगा तो मैं उसको सही कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया मतलब 100% सही होगा, गलत भी हो सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है। ठीक है, सो अगर गलत है सो वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, अगर गलत होगा तो मैं पिन करके देखो सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी मैंने अब तक सॉल्व करवाया है, जहाँ भी गलत आंसर है मुझे लगा कि गलत है आपने बताया, और अगर सही में वो गलत है तो मैंने पिन करके वहाँ पे डाल दिया है पोस्ट कि इसमें इस क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो गलत है, गलत बताया है, ये सही होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने बताया मतलब सही होगा। हाँ, मतलब कोई भगवान नहीं होता, ह्यूमन एरर सब में आ सकती है। सो
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत है तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पेपर सॉल्व करवा के मतलब आपका कोई ना कोई वैसे या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पा रहा हूँ उस क्वेश्चन के रिलेटेड, या तो आपको हेल्प मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं उस के साथ ये शेयर भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।